Okay, today I will explain the chemistry second year paper 2021। इसके जो थ्योरी के 50 एमसीक्यूज हैं इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF इज क्लासिफाइड एज द वीकेस्ट एसिड बिकॉज इट possess लो आयनाइजेशन। ओके, ये तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। रीजन ये है कि जो कोई वीक एसिड होता है उसकी आयनाइजेशन यानी कि अपने आयंस में ब्रेक होने की जो एबिलिटी है वो लो होती है, कम होती है। चलिए हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वीक पोलराइजेशन, अच्छा पहले हमें HF का की बॉन्डिंग को समझना होगा। ड्यू टू हाइड स्ट्रॉन्ग हाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाईली पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। तो हाईली यानी कि पोलैरिटी, बहुत हाई पोलैरिटी होने की वजह से इसकी पोलराइजेशन वीक नहीं हो सकती। इस तरह से हाई पोलर होने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी लो नहीं हो सकती। ज्यादा बॉन्ड आपको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो इस वजह से ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि हमने बात की कि इसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी, और यहाँ हमें वीट, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज। अच्छा, ये एक एलिमेंट के बारे में है। अमंगस्ट ग्रुप 2A एलिमेंट बेरिलियम शो एनॉमलस बिहेवियर मेनली ड्यू टू। अच्छा, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो ग्रुप 2A का ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है। सबसे ऊपर जो है हमारे पास बेरिलियम है, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम है, फिर उसके नीचे कैल्शियम है, और बाकी के एलिमेंट्स हैं। तो अगर हाँ, हम जानते हो कि जो जो टॉप के एलिमेंट्स होते हैं इनका पीरियड नंबर ऑफ शेल सबसे कम होते हैं। नंबर ऑफ शेल सबसे कम होने की वजह से उनका जो एटॉमिक साइज है या आयनिक साइज है वो स्मॉल होगा। तो बेरिलियम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे तो बिल्कुल फिट है। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे हम बात करते हैं कि स्मॉल साइज होने की वजह से इसका कंपेरेटिवली जो न्यूक्लियर चार्ज होता है अपने तमाम ग्रुप के में मुकाबले में वो भी ज्यादा होता है। तो इससे बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि स्मॉल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आपको ज्यादा एंथैल्पी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं कि जो एनर्जी हम देते हैं किसी भी एटम को उसे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी होगी। तो प्रॉपर्टी टू भी हमारे पास फिट है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसा कि अभी हमने क्लियर हुई बात कि बेरिलियम का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से इसके जो न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉनों की तरफ जो ग्रिप है, जो अट्रैक्टिव पावर है वो स्ट्रांग है। तो जब वो स्ट्रांग है तो वो जो बॉन्ड बनाएगा, किसी दूसरी मॉलिक्यूल बनाएगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ दूसरों को भी ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाई होना चाहिए, जबकि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 में लो लिखा हुआ है। तो ये तो हो नहीं सकता। जो जहां ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 प्रॉपर्टी दिखा रहा है जैसे कि डी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट इंडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड पीरियड 5 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट इज। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, हमने सिंपल ये देखना है कि उसका पीरियड 5 का मतलब है कि वो कहीं पे भी हमें 5 मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि ये हमारा 5 है, ये 5 है। तो इसमें देखने इन दोनों में ए और ऑप्शन बी में हमें कहीं भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जगह पे 5 नजर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो दोनों हो नहीं सकते। तो अब हम सी और डी को और ज्यादा क्लियरली चेक करते हैं। अच्छा, अब ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है? ग्रुप 3A से। अच्छा, तो ग्रुप 3A में, अच्छा अब अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों के दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो पी में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ग्रुपिंग के लिए, वो NS में और NP में। मतलब NS में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में जितने भी हैं 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं, इनको हम काउंट करेंगे तो वही ग्रुप नंबर बनता है। मतलब अगर इन दोनों को हम काउंट करें, यानी कि अब लेट सपोज मैं यही चीज इस पे अप्लाई करता हूँ।
तो इसमें जो एस ऑर्बिटल है हमारा वो ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में एक है। तो 2+1 कितना हो गया, 3। तो इस रिस्पेक्ट से तो हमारा जो सी ऑप्शन है इसका 3A ग्रुप बन गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में अगर आप गौर से देखें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। 2+3 5, मतलब जो ऑप्शन डी वाला जो एलिमेंट है वो यकीनन 5A ग्रुप से, जिसको आप रोमन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, उससे इसका ताल्लुक था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी कैसे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज। अच्छा, अगर ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हम कार्बन की बात करें, ग्रुप 4A से ताल्लुक है इसका, ठीक है। और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और जो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन ये कौन सी है, ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, इसका जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जम करके टू 2pz में चला जाता है और ये हो जाता है 2s1, 2px1, 2py1, 2py1 एंड 2pz1। और ये चारों ऑर्बिटल बेसिकली इंटरमिक्स होके चारों ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, और इसलिए आसानी से कार्बन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जबकि जो इसके बॉटम के एलिमेंट्स हैं वो +4 के बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। एलिमेंट विच often शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती हैं और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, तो बाय डेफिनेशन वो कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरी नेगेटिव चार्ज देन द सफिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर वुड बी। याद रखें कि जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो जो नेम है उसका सफिक्स है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज होके हमारे पास ATE हो जाता है। जैसे कॉपर से क्यूपरेट हो जाएगा, फेरिक से फेरेट हो जाएगा, जिंक से जिंकेट हो जाएगा। तो ये कॉमन हमारा रूल है नेमिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द गिवन रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि FeSO4 जो कि एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं, और KMNO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में। इसमें जो FeSO4 है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2SO4 3। ये बेसिकली FeSO4 की ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो KMNO4 है वो कन्वर्ट हो रहा है MnSO4 में। तो KMNO4 की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी खुद की रिडक्शन होती है। अच्छा, इन द गिवन रिएक्शन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फेड्स अवे ग्रेजुअली बिकॉज। अच्छा, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो इसका KMNO4 का जो पर्पल कलर है वो चेंज हो जाता है, और उसका क्या रीजन है। अच्छा, अगर मैं पहले यहाँ KMNO4 को थोड़ा सा इस तरह से एलिब्रेट करूँ कि हमें KMNO4 में पता होना चाहिए कि मैग्नीज की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें हमारे पास जो पोटेशियम है के ग्रुप 1 से ताल्लुक है, इसकी इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +1। और जो ऑक्सीजन है हमारा इस पे होता है -2 चार्ज, या इसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। 4 ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से इस पे टोटल जो चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -8 होगी। तो अगर मैंने इसको टोटल जीरो करना है, क्योंकि ओवरऑल आप नजर आ सकता है कि KMNO4 पे कोई चार्ज नहीं है, तो MN पे मुझे क्या चार्ज रखना होगा, वो होगा +7। तो यहाँ जब KMNO4 की फॉर्म में MN पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन जब हम इधर MnSO4 की बात करते हैं तो MnSO4
पे हमारे पास क्या चार्ज होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, SO4 जो कि एक आयन है, जो कि हमारा एक एन आयन है, इस पे जो ऑक्सीजन स्टेट होती है टोटल वो होती है -2। और इस रिस्पेक्ट से Mn पे इस वक्त जो ऑक्सीजन स्टेट बनेगी उसको बैलेंस करने के लिए +2 होगी। तो बेसिकली हुआ क्या, ये +7 से +2 हो गया। पहले ये पर्पल कलर का था और जब ये Mn+2 की फॉर्म में आया तो ये इसका कलर फेड हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा है जो इस चीज से मैच करता हो। तो इन्होंने पहले ही कहा है ऑप्शन ए में फेरिक आयन आर कन्वर्टेड इनटू, सॉरी फेरस आयन आर कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन। हाँ, ये बात भी करेक्ट है। इस सेंस में कि ये जो हमारा फेरस है, इस यानी कि FeSO4 में आयरन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +2। जब ये Fe2SO3 में कन्वर्ट होता है इसकी +3। लेकिन यहाँ इसके इसका इसका इतना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अनलेस के Mn चेंज ना हो। तो हम आगे भी देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूट द रिएक्शन मिक्सचर। वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने से भी पर्पल कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम मैग्नीज में KMnO4 में पानी ज़्यादा ऐड करते जाएं तो कलर उसका पर्पल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ये भी इरेलीवेंट लग रहा है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, पर मैग्नेट चेंजेस टू मैग्नीज सल्फेट। तो जैसे मैंने पहले आपके एलिब्रेट किया कि KMnO4 से ये MnSO4 में +7 से +2, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पर मैग्नेट की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन को थोड़ा कैटलाइज करने के लिए हम तो यूज करते ही हैं। अगर हम इसकी जरूरत ना भी, अगर हम इसको ना भी यूज करें तो ये प्रोसेस होगा लेकिन स्लो होगा। तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास मैग्नीज Mn के कलर के फेड होने पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल आयन। अच्छा, अगर हम देख सकते हैं जो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें ये आई जो है वो 3 लिगेंड्स अटैच हैं। इसमें हमारे 1 2 3 4 प्लाटिनियम के साथ 4 लिगेंड्स अटैच हैं। क्रोमियम में हमारे पास ऑक्सीजन की फॉर्म में 1 2 3 4, इसमें भी 4 लिगेंड्स हैं। और अगर अगर आप प्लाटिनियम के साथ जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ है, इसमें हमारे पास ओवरऑल 6 अगर आपको नजर आ रहे हैं फ्लोरीन अटैच। अच्छा, हमारे के द स्ट्रक्चर दैट हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आर। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है कि लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से डायरेक्ट ताल्लुक होगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट हुए होंगे वो अगर 4 होंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। तो अगर मैं ऑप्शन यानी कि फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, यहाँ हमारे पास आयोडीन है, तो आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें 3 आयोडीन है, तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए होंगे, तो इस एक्सपेक्ट से 4 से तो ये मैच नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड वाली की बात करूँ, इसमें 4 क्लोरीन एटम एज अ लीगेंड के तौर पे प्लाटिनियम के साथ अटैच हैं, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये डायरेक्टली बता रही है कि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। तो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर तो इस बात पे कंप्लीटली फुलफिल हो रहा है। फोर्थ थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हमारे पास सराउंडिंग में 4 हैं, और इन अगर मैं 4 को डायरेक्टली देखूं लिंक के साथ, थोड़ा मैं इसको और एलोबरेट कर देता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं इसको इरेज करके इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखाऊं, तो क्लोरीन के साथ भी ऑक्सीजन का जो है 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो, मतलब इसने डोनेट किए, तो ऑप्शन 3 भी हमारा, मतलब स्ट्रक्चर 3 भी इस कंडीशन फुलफिल है। लेकिन ऑप्शन 4 में देखें अगर आप, इसमें 6 क्लोरीन एटम्स आपस में बॉन्डेड हुए हैं, तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो हमारा जहां पर अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो 2 और 3 जहां करेक्ट होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेशन कंडीशन रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपोनेंट फ्रॉम कोल इज।
अच्छा, ये टॉपिक हमारा डायरेक्ट कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कोल की डिस्टिलेशन से इसका ताल्लुक है। तो इन्होंने ये कहा है कि क्या कंडीशन होगी कि जब हमें एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपोनेंट हासिल होंगे। नंबर वन है, ऑप्शन ए है हमारा हाई प्रेशर, ऑप्शन बी है वेरिंग टेम्परेचर, ऑप्शन सी है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ एयर, ऑप्शन डी हमारे पास है डिफरेंट अमाउंट ऑफ कोल। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरली देखें, यहाँ पर जो एक्सेसिव सप्लाई ऑफ एयर है ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, क्योंकि अगर हम एयर को यूज करेंगे इस प्रोसेस के लिए तो उसमें कंबसन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट करूंगा। और डिफरेंट अमाउंट ऑफ कोल का भी कोई डायरेक्ट या मतलब हम कोल की डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो उस पे अमाउंट से कोई इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ये इसका कोई इस सेंस में नहीं है। उसकी तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑलरेडी पहले सिलेक्ट करते हो उसकी, आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, तो ये भी बहुत इररेलेवेंट है। अब अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए एंड बी, तो ए एंड बी में हाई प्रेशर पे तो नहीं, डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि जब हम डिस्टिलेशन की या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर के डिफरेंट जोन्स होते हैं, रेंजेस होती हैं। तो मेनली हमारी डिस्टिलेशन डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट टेम्परेचर के जोन पे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ फोर कार्बन शुगर। ठीक है, ये हमारे पास फोर कार्बन शुगर है। हाउ मेनी कार्बन सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब अगर हम इस यहाँ पर पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारे कार्बन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो एक कार्बन ये है। अच्छा, ये कार्बन ने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में के सराउंडिंग में ये पहला डिफरेंट ग्रुप है, दूसरा डिफरेंट ग्रुप ये है, तो तीसरा डिफरेंट ग्रुप ये हो गया, और फिर फोर्थ ग्रुप क्या होगा। असल में फोर्थ ग्रुप एक हाइड्रोजन अटैच होती है। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा ये जो सेकंड नंबर कार्बन है ये तो कायरल हो गया। ठीक है ना। तो हमें पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कारल सेंटर क्या होंगे। तो ये तो मैं बाकी इरेज कर देता हूँ, बस इसको, ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, ये कारल है। अच्छा, अब आ जाए हमारे ये वाले थर्ड नंबर कार्बन पे। इस कार्बन में हमारे पास तो एक ग्रुप तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये पूरा का पूरा थर्ड, और फोर्थ इसकी कार्बन होगी। तो इसका मतलब है इसके भी चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारा कायरल होगा। तो बाकी मैं इसको रिमेनिंग को हाईलाइट करने के लिए ये तो इरेज कर देता हूँ। तो ये भी हमारा कायरल हो गया, तो दो कायरल हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये है कार्बन नंबर, कार्बन नंबर कौन सी होगी, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 4 पे अगर देखें, कार्बन नंबर 4 बेसिकली इसके साथ एक ग्रुप ये अटैच है, एक ये होगा, और बाकी के दो ग्रुप क्या हैं, दो हाइड्रोजन है, तो दो सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो कायरल हो नहीं सकता। तो टोटल हमारे पास दो कैरल सेंटर्स हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द द कंपाउंड दैट हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर उसको कहते हैं जिसमें कैरल सेंटर होता है, जैसे कि अभी हमने बात की। और कैरल सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पर जिस कार्बन के सराउंडिंग में फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। ऑप्शन ए में देखें ये दो सेम है, ऑप्शन बी में भी ये CH3 ये सेम है, सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो HCH3NH2, और ये चारों डिफरेंट हैं। तो फिर इस रिस्पेक्ट से ये कायरल सेंटर है और यही ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में चेक करते हैं, ऑप्शन डी में देखें ये COOH एंड COOH सेम है, तो ऑप्शन इसी रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव द गिवन मॉलिक्यूल आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये भी हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर आप रिकॉल करें, जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, और हमारे पास जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट है वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आइदर साइड पर डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन है। तो अगर आपको रिकॉल करें तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाता है, इसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। गिवन इज वन ऑफ द पोजिशनल आइसोमर ऑफ एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी एक पोजिशनल आइसोमर दिया गया है अमाइन का। अगर हम देखें, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी और फर्स्ट नंबर कार्बन पे ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर फॉर दिस अमाइन। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके और कितने पोजिशनल आइसोमर बन सकते हैं, इन्होंने नोट करके कुछ और करनी है। द काउंट शुड नॉट इंक्लूड द गिवन स्ट्रक्चर, मतलब हमने इस स्ट्रक्चर को हमने काउंट नहीं करना। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। पहले मैं कार्बन चेन बनाता हूँ, सी सी सी, और कितने कार्बन है, मैं 1 2 3 4 5 है, तो मैं 5 कार्बन की चेन बनाता हूँ। देखिए, पहले हमारा ये फर्स्ट पे लगा हुआ था, अब मैं ये सेकंड पे लगा देता हूँ। अगर मैं सेकंड पे लगाता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट आइसोमर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, मैं इसको थर्ड पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये दो आइसोमर तो हमारे बन गए। अब अगर मैं इस NH2 को फर्दर इस तरफ मूव करता हूँ, तो ऑब्वियसली एक जो कंपाउंड नेमिंग के रिस्पेक्ट से आप देखें तो ये कंपाउंड और ये जो पहला आइसोमर बनाया था, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आइसोमर तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे सिर्फ दो ही आइसोमर, अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते तो दो ही आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की होती है, तो उसके अंदर से तमाम के तमाम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स सारे के सारे उसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो बेसिकली कोल का मेन कंपोनेंट कार्बन है, और कार्बन जब प्योर फॉर्म में या कोल जब प्योर फॉर्म में आता है तो बचने वाली चीज को हम कोक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड इज। अच्छा, अब देखें, अगर यहाँ चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि कार्बन की अरेंजमेंट हम जिसमें चेंज कर सके, तो हम ये स्टार्ट से ही देख लेते हैं। देखें, ये हमारा सबसे पहले है बेसिक एल्डिहाइड, जिसमें एक कार्बन है। इसमें तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है ही नहीं चेन आइसोमेरिज्म की, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन है। और एक और अगर मैं बना देता हूँ, क्योंकि हमें ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास तौर पे हमें ड्रॉ करके ही लिखनी पड़ती है, अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अच्छा, अब इसमें भी दो कार्बन हैं, अगर मैं इनको अरेंज चेंज करता हूँ तो इस पे भी कोई आइसोमेरिज्म चेन का तो नहीं बनता, मतलब ये कार्बन इसी के साथ अटैच है। अगर मैं 3 कार्बन लगाता हूँ, लेट सपोज ये हो गया CH2। अब अगर मैं इसको, क्योंकि ये जो फिक्स रहेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, इसमें तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। इस CH3 को मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूँ, इसके साथ मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है 3 कार्बन भी चेंज करने से, मतलब मैक्सिमम लाने से मेरा चेन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो अब मैं आ जाता हूँ फोर्थ की तरफ, CH3, CH2, एंड देन CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब ये कार्बन मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकता हूँ, तो कुछ डिफरेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है, तो मेरे पास कितने टोटल मैक्सिमम यानी सॉरी मिनिमम कार्बन चाहिए थे कि एल्डिहाइड में चेन का आइसोमेरिज्म पॉसिबल था, ऑप्शन सी, 4 कार्बन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में, एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेस्ट अरीन। अच्छा, यहाँ अरीन का मतलब होता क्या है, एरोमेटिक्स। और अगर आपको एरोमेटिक की डेफिनेशन याद हो, तो एरोमेटिक में हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा हुआ है कि जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो या जो रिजेंबल करते हो बेंजीन से, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और बेंजीन ही इसका जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट कहलाता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, ठीक है, यह है द कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड। यहाँ हमारे पास कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब है इसने कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है।
कंप्लीट रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अराउंड द सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब याद रखें कि इस प्रॉपर्टी से जब हमें ये बता दिया गया है कि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब हमारा रिंग स्ट्रक्चर हो। रिंग स्ट्रक्चर में ही सिंगल बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आर पॉसिबल। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि जो स्पेस में जिनकी अरेंजमेंट हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कंटेन 6 कार्बन एटम। जैसे मैंने ये कहा कि नॉर्मली साइक्लो, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, द क्लास ऑफ कंपाउंड दैट एग्जिबिट दिस फीचर, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है, ये चारों के चारों फीचर जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन सी पे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। ठीक है। अल्केन्स में अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करूँ, तो अल्केन में हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो है रोटेशन पॉसिबल है। अल्कीन्स की तो बात ही नहीं हो रही थी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अल्केन में पाया था, अल्कीन में पाया नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ कंपाउंड अ कॉमन रिएक्शन फॉर बोथ द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन एंड बेंजीन इज। अच्छा, यानी कि इथीन जिसमें कि हमारे पास एलिफेटिक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और बेंजीन जिसमें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, बेंजीन में हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे, इनमें कौन सा रिएक्शन है जो कॉमन है। पहली बात इसने कही है एडिशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फोर्थ हमारा है पॉलीमराइजेशन। अगर हम अपने सिलेबस के रिस्पेक्ट से देखें, हमने यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कॉमनली देखा है कि बेंजीन के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और यही सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें भी हो सकती है, अल्कीन में भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या है कि एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, बेंजीन इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं देता, तो वो बहुत कॉमन रिएक्शन नहीं है। इसी तरीके से बेंजीन और इवन अल्कीन भी आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते। और पॉलीमराइजेशन में अल्कीन बहुत इजीली पॉलीमराइजेशन देता है, लेकिन बेंजीन पॉलीमराइजेशन क्योंकि इसके बहुत स्टेबल डबल कार्बन कार्बन डबल, तो ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन वैसा नहीं देता जैसे कि अल्कीन देते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर है, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी है 18 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, द गिवन इक्वेशन शो द रिएक्शन ऑफ इथाइन विद द सोडियम मेटल। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये इथाइन का मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्ट करते हुए ये सोडियम बेसिकली ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है। ये एक कॉमन रिएक्शन है कि जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये एसिडिटी शो कर रहा है। खैर, इन्होंने आगे भी शो किया, इन दिस रिएक्शन द एसिडिटी ऑफ अल्काइन इज ड्यू टू, मतलब ये अल्काइन एसिडिटी क्यों शो कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए है हमारा हाई परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन एस पी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि ये जो कार्बन है उसका रीजन क्या है। इस कार्बन ने, अगर आप देखें इसके सराउंडिंग में एक ये हाइड्रोजन है और एक ये कार्बन से बॉन्डेड है। तो एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ दो एटम से बॉन्डेड हो, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं, हमारे पास जो है एक sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp2 है, और एक sp3 है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें, तो sp में 1:1 का रेशियो है, तो ये 50% हमारा s करेक्टर होता है। जबकि sp2 में एक s के साथ दो p ऑर्बिटल्स हैं, तो जो हमारी परसेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 30 जो है वो हमारी 33% हमारा sp जो है करेक्टर होगा। जबकि sp3 में 1:3 का है, मतलब अगर आप टोटल करें 4 बन जाएगा। तो जो एस करेक्टर है वो हमारा 25% होगा। तो सबसे ज्यादा हाई एस करेक्टर हमारा sp हाइब्रिड कार्बन में होता है, जो कि 50% है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अच्छा, अगर हम देख लें ऑप्शन बी सी डी में क्या कह रहा है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अंदर अट्रैक्शन का तो इसका कोई बहुत ही ज्यादा का ताल्लुक नहीं है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल कार्बन, खैर तो इस रिस्पेक्ट से ये तीनों ऑप्शन हमारे इररेलेवेंट है, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर पास्ड थ्रू द gaseous mixture of bromine and ethane in the form of it forms bromoethane by the following mechanism. तो बेसिकली अगर हमें याद हो, ये अल्केन है और ये ब्रोमीन है। तो अल्केन और ख़ास तौर पे जब ब्रोमीन या क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या सनलाइट रिएक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये डिवाइड हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स में। पहले ये फ्री रेडिकल्स में डिवाइड होते हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी ये जो बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, इसमें ये हमारा नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब हम ऑलरेडी ये डिस्कस हो गया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्री रेडिकल बनाती है, तो ऑप्शन ए ही हमारा। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसको हम अल्कीन्स कहते हैं वो है, यानी मैंने इसके शॉर्टकट में लिख दिया। और अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से। तो अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक ऑक्सी एसिड है। अच्छा, अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ना होती, तो मैं इसको सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड कहता, या बेंजीन के रिस्पेक्ट से ये बेंजोइक एसिड होता। तो सिर्फ इस कार्बन की होने की वजह से ये एक ऑक्सी एसिड है या पर ऑक्साइड है। ठीक है। तो जब कभी अल्कीन ऑक्सी एसिड से या पेरोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाते हैं एपॉक्साइड। मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करके इसकी जगह लग जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में इन्होंने हमें, यहाँ तो हमें इन्होंने ये एक स्केलेटन फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन ऑप्शंस में हमें कोई स्केलेटन फॉर्मूला नहीं दिया एक्स की फॉर्म में, सारे कार्बन चेन की फॉर्म में दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका इसमें चेक करूं कि इसमें कितने कार्बन हैं, तो अगर आप गौर से देखें हमारे पास जो इसके कार्बन एटम बन रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर उसके बाद आ रहा है CH3। तो ये हमारा बेसिकली मेन रिएक्टेंट है जिसके साथ ये ऑक्सी एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो जब हमारा एपॉक्साइड बनता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये एलिमिनेट हो जाता है। तो इस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाता है, इसको हम एपॉक्साइड कहते हैं। तो रिमेनिंग हमारा ये कुछ इस तरह से होगा। रिमेनिंग के कार्बन एटम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हाइड्रोजन्स पे। तो अगर मैं इससे ही एक्स को मैच करूं, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें आपको ये चीज नजर आ रही है। CH3 हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तो ये थर्ड कार्बन हो गया, यानी कि ये हमारा सेकंड कार्बन है, ये हमारा थर्ड कार्बन है। इस सेकंड और थर्ड कार्बन से ऑक्सीजन जो है वो एक रिंग की शक्ल में अटैच है। और ये हमारा कार्बन नंबर 4 हो गया। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी में देखें, तो ये तो तीन तीन ऑक्सीजन अटैच हो गए हैं। ये तो ओजोनोलाइसिस में, यानी कि जब ओजोन से रिएक्शन होता है तो कंडीशन होती है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे ही इररिलेवेंट है। अगर हम ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी में इन्होंने यहाँ एक क्लोरीन एटम भी चेंज कर दिया है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। मैं इसका ऑप्शन का ए का वाई को भी आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। होता यह है कि सिर्फ इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होने से बाकी का रिमेनिंग कंपाउंड वही रहता है। अगर आप देखें इसको, कि इसमें हमारे पास ये ऑक्सीजन के अलावा ये जो हमारा क्लोरीन वाला पार्ट है, ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट है, और ये जो C डबल बॉन्ड और OH है, ये सेम सारा वही है। तो होता यही है कि जब हम ऑक्सी एसिड या परऑक्साइड यूज करते हैं, ये सिर्फ उसका ऑक्सीजन जो है वो जाके एपॉक्साइड बनाता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट वो ही रहता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, अब अगर हमें याद हो
कि बेंजीन रिंग पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसमें पार्शल नेगेटिव चार्ज है। तो पार्शल नेगेटिव वाले जितने भी हैं जो डायरेक्टली अटैच होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। OH की अगर मैं बात करूं तो OH भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाती है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सी यानी कि साइनाइड की बात करूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, अच्छा ये जो कार्बन जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव? रीजन ये है कि इसके साथ कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन अटैच है। तो ये एक कार्बन एटम ऐसा है जो कि पार्शियल पॉजिटिव है और ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो ऐसा कोई भी एटम जो कि पार्शियली पॉजिटिव हो और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, तो ये बेंजीन रिंग को एक्ट करता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के तौर पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक बेंजीन रिंग है और ये नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हमें याद हो, ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये दो हमारे कंपाउंड चाहिए होते हैं नाइट्रेशन के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। अच्छा, अब इस कंपाउंड में हमने टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो पहले ये कि ये बेंजीन रिंग है, तो इसके हर टर्मिनल पे एक एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो मैं उनको भी पहले विजिबल कर देता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारा पहले हम सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के दरमियान काउंट कर लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान भी एक पहला बॉन्ड जो सिग्मा होगा, तो वो 8 हो गया, फिर ये 9। अच्छा, अब 9, अब मैं यहाँ पर अगर देखूं, अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे जो कार्बन से अटैच है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हमारे 12 हो गए। लेकिन मैं अगर इनको भी इंक्लूड नहीं किया, ये जो ये वाले कार्बन हैं, तो ये कितने कार्बन हैं, 5 हैं। तो 12 + 5, 17 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्ट Z इज इन द गिवन केमिकल रिएक्शन इज। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अच्छा ये हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा अमाइड है। जब भी NH2 कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो, मतलब नाइट्रोजन का एटम या नाइट्रोजन कंपाउंड, तो अमाइड कहलाते हैं। और ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं ऑप्शन हमारे पास ए में, हमारे पास तो इन्होंने नंबर ऑफ कार्बन ही कम कर दिया। इसमें अगर आप देखेंगे 6 कार्बन, फिर यानी कि वो बेंजीन रिंग की होंगी यकीनन, उसके बाद CH2 है और उसके बाद ये कार्बन, इन्होंने तो इस ऑप्शन ए में कार्बन ही रिमूव कर दिया। तो याद रखें, रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट है। हाँ, ऑप्शन बी में अगर आप देखें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन उतनी ही है जितनी है। अब इसमें हुआ क्या है, इसके अंदर से तो इन्होंने नाइट्रोजन भी रिमूव कर दिए। हाँ, अच्छा अब अगर हम ये कहते हैं नाइट्रोजन भी रिमूव हो गई है, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन को रिमूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव करता है और हाइड्रोजन ऐड करता है। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी में अगर हम देखें, तो ऑप्शन सी में भी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो
एक कम हो गई है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में हुआ ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्बन है, इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट, ये जो कार्बन है इस कार्बन को ये इस कार्बन में कन्वर्ट हो गई है। तो मतलब हुआ क्या है, इस कार्बन में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और दो हाइड्रोजन ऐड हुई हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। कंसिडर द गिवन अल्काइल हैलाइड। ये एक अल्काइल हैलाइड का हमारे हमें स्केलेटन फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इफ द गिवन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन द फेवर्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विल बी। अच्छा, यहाँ हमारे पास सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 और एलिमिनेशन E1 E2 की बात की गई है। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई के करें कि ये कंडीशंस एलिमिनेशन की हैं या सब्स्टिट्यूशन की है। अच्छा, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से थोड़ा डिस्प्ले कर देता हूँ। ये हमारा इसमें टोटल कार्बन कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच है। थर्ड नंबर पे Br लगा हुआ है, मतलब ये हो गया CH3। सेकंड CH2 आ गया, उसके बाद आएगा CH, इस पे Br लगा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा CH2 होगा और फिर हमारा CH3 होगा। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, ये हमारा है अल्फा कार्बन और इसके साथ ये दो बीटा कार्बन्स, जो कि अल्फा कार्बन के साथ कनेक्टेड कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, तो दो इसमें बीटा कार्बन हैं। तो एलिमिनेशन की पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। सेकंड, यहाँ हम यूज कर रहे हैं पोटाशियम, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सेकंड कंडीशन है, क्योंकि अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। तो सेकंड कंडीशन भी होगी, और हम इसको हीट भी कर रहे हैं हाई, मतलब ये जो प्रोसेस होगा हाई टेम्परेचर पे होगा। तो ये तमाम कंडीशन फेवर कर रही हैं एलिमिनेशन को। तो या तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा या ऑप्शन डी होगा। अब एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि जब हम यहाँ पर अल्कोहलिक यूज कर रहे हैं KOH, तो हम NaOH भी यूज कर सकते हैं, या हम सिंपल अल्कोहलिक यानी कि इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी तो यूज हो सकते हैं, इन सबसे भी एलिमिनेशन ही होगी। लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग KOH यूज करने से, तो जो हमारी कंडीशन ज्यादा फेवर्ड करती हैं वो E2 पे करती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है, गिवन आर द टू वेज थ्रू विच अ सेकेंडरी कार्बन कैटायन कैन रिएक्ट इन अ पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑलरेडी कार्बन कैटायन दिया हुआ है, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है और इस पे चूंकि दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बन कैटायन कहलाएगा। अच्छा, अब ये सेकेंडरी कार्बन कैटायन में हमारे दो मेथड दिए गए हैं, एक यानी कि एक तरीका दिया गया है एक्स, एक वाई। एक्स में क्या हो रहा है, इस कार्बन कैटायन पे एक्स आगे अटैच हो रहा है, और वाई में क्या हो रहा है कि इसके साथ वाले कार्बन से मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो एलिमिनेशन हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ इस कार्बन कैटायन पे कोई चीज़ ऐड हो रही है और यहाँ पर इस दूसरे कार्बन कैटायन के साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो अब हम चेक करेंगे कि आया कि इन द गिवन स्कीम एक्स एंड वाई एक्ट एज एक्स क्या है। तो याद रखिए, अगर मैं एक्स की बात करूं कि एक्स हमेशा यकीनन एक नेगेटिव होगा, क्योंकि उसने पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, तो नेगेटिव को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए में और सी में न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है। तो अब आ जाते हैं हम वाई की तरफ। वाई यकीनन जो है, जो कि अगर आप देखें हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, जो प्रोटॉन को यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा प्रोटॉन को अब रिमूव करवा रहा है, तो वो यकीनन क्या होगा, वो बेस होगा, कि बेस ही है जो प्रोटॉन रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, गिवन आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है, इसमें अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेलोजन है यकीनन। एक्स को हम हेलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ जो कार्बन है उस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री हो गया। इस एक्स के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन या दो आ रहे हैं, तो ये सेकंड डिग्री हो गया। इसी तरीके से जो थर्ड वाला है, इसके साथ जो हमारे पास कार्बन अटैच है उसमें तीन R ग्रुप या कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा थर्ड डिग्री का अल्काइल हैलाइड हो गया।
और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के बाद कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये भी ऑलमोस्ट फर्स्ट डिग्री की कैटेगरी में आता है। अच्छा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो अगर अगर हम रिकॉल करें कि जो हमारा कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच होता है, तो उसमें हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से आके कार्बन पे अटैक करता है। तो आर ग्रुप अगर इसके सराउंडिंग में आर ग्रुप के बजाय अगर आर ग्रुप लगे हुए हैं, चले मैं इस तरह से कह देता हूँ, तो आर ग्रुप इसको क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, इसको अटैक नहीं करने देंगे। तो जहां आर ग्रुप ज्यादा होगा वहां रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और जहां आर ग्रुप कम होंगे हमारी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमारे लिहाज से इसमें तो कोई आर ग्रुप है ही नहीं, तो इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए 4 वाले को। तो अगर मेरा रिएक्टिविटी का ऑर्डर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शन सी या डी करेक्ट हो सकता है। अच्छा, 4 के बाद अगर मैं डायरेक्ट जंप करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक आर ग्रुप है, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डाई एथाइल ईथर मॉलिक्यूल। डाई एथाइल ईथर क्या होता है, मैं इसको ड्रॉ करूंगा। CH3 CH2 O CH2 CH3, ये हमारा डाई एथाइल ईथर है, क्योंकि इस तरफ भी इथाइलिक ग्रुप लगा हुआ है और इस तरफ भी इथाइलिक ग्रुप लगा हुआ है। इसके बारे में अगर हमें मेमोराइज करें या याद हो कि ये हाईली नॉन पोलर होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके क्या ऑप्शन हैं, इट इज अ लिक्विड विद लो वोलेडिटी। वोलेडिटी का मतलब है कि ये एवोपरेट आसानी से नहीं होते, लो का मतलब यही होता है। इट हैज जीरो नेट डाइपोल मोमेंट। हाँ, क्योंकि जैसे कहा कि ये नॉन पोलर हैं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो सकता है। बाकी चेक करते हैं, इट इज हाईली मिसेबल इन वाटर। जब ये नॉन पोलर हैं तो पानी में ये मिसेबल नहीं होंगे। इट हैज अ एंगुलर ज्योमेट्री। इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल लीनियर शेप होती है, क्योंकि ये दोनों तरफ हमारे पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो प्रॉपरली इस तरीके से आते हैं। तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही हमारा सबसे सूटेबल और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द एडिशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू इथेनॉल। तो सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज इथेनॉल। तो ईथ का मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर आपको याद हो, ये एथ का मतलब है 2 कार्बन, और इथेनॉल का मतलब ये है CH3, कि हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये इसकी बात कर रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जब इथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो वो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेगा। देखिए, याद रखें, हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन ऐड करता है। फिलहाल हमारे तमाम ऑप्शन में ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसका मतलब है फिलहाल इसने एक ही स्टेप किया है, इसने सिर्फ हाइड्रोजन ऐड किए। तो अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी और ऑक्सीजन में ऐड होगी। तो ये हो जाएगा CH3, फिर ये हो जाएगा CH2, मतलब ये CH2 हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ भी H अटैच हो जाएगा, OH। तो हमारे हिसाब से कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ऑप्शन डी को फेवर करती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बाकी के ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। बाकी के ऑप्शन में हमारे पास इन्होंने ऑप्शन ए में इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। और ये भी ऑक्सीडाइज हो गया ऑप्शन बी में। हाँ, ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में भी अल्कोहल बन रहा है, लेकिन एक और गड़बड़ ये हो रही है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इथेनॉल में 2 होते हैं, ये 2 से बढ़ के 3 हो गए, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है, द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल ऑफ पर आयोडिक एसिड HiO4 gives the 2 carbonyl compound. The reaction occur via formation of cyclic per iodate ester। ठीक है, ये जो है ये एक साइक्लिक पर आयोडेट ईस्टर बनाता है। ये बेसिकली यहाँ से आके ऊपर अटैच होता है और यहाँ पर एक एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अच्छा, अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स को इससे एलिब्रेट करें
हम बहुत सारे स्ट्रक्चर तो वैसे ही इरेलीवेंटी रिमूव कर सकते हैं। देखिए पहला ये है कि यहाँ दो ऑक्सीजन दिखा दिया इन्होंने इसकी जगह पर, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी ये एक ऑक्सीजन दिखा दिया, तो ये तो वैसे ही, ये ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही इरेलीवेंट हो गए। अच्छा, उसके बाद इस सारे प्रोसेस में हमारा R1 R2 R3 R4 की कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं होती। अगर आप ऑप्शन बी में देखें, यहाँ R1 के सराउंडिंग में, नेबर में हमारा यहाँ R2 होना चाहिए, यहाँ इन्होंने R4 कर दिया, तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। वैसे भी हमारा ये जो HiO4 का मॉलिक्यूल है वो इसी तरीके से आके इंटरमीडिएट बनाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, गिवन इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है हमें एक रिसोर्सिनॉल, जो कि हमारा वो अल्कोहल, सॉरी फिनोल्स का ही हमारे पास एक कंपाउंड है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम दिस कंपाउंड इज। अच्छा, अगर हम इसको IPC नेम की रिस्पेक्ट से देखें, तो ये हमारी कार्बन नंबर 1 हो जाएगी, ये 2 और ये 3। तो ठीक है, थर्ड नंबर को हम M भी कहते हैं, मेटा पोजिशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास O डाईहाइड्रो नहीं हो सकता, P भी नहीं हो सकता क्योंकि M पर है। अब आ जाते हैं हम C के हिसाब से। सी में क्या लिखा हुआ है, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि 1 पे OH लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, तो ये डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लिफाइज टू यूज ऑफ अल्कोहल एज अ इन्फेक्टेंट। मतलब हम वो एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें अल्कोहल जो है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, क्लीनिंग स्किन बिफोर एन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन से पहले स्किन या जहाँ कट लगाया जाता है उसको क्लीन किया जाता है। तो उसका क्लीन करने का मेन पर्पस क्या होता है? मोस्टली वहाँ पर जो कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होता है, लेकिन हम बाकी की भी देखेंगे। बी है, यूजिंग द माउथ वॉश फॉर द ओरल इन्फेक्शंस। माउथ वॉश बेसिकली तो हमारा जो इंटरनल जो भी क्लीनिंग है उसके अंदर आता है, तो ये इतना डिसइंफेक्टेंट में नहीं आता। ट्रीटिंग माइनर कट्स बर्न एंड वाउंड्स। अच्छा, नॉर्मली होता यही है कि जो भी हमारे माइनर कट्स वाउंड्स वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर हम इसे क्या करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं बेसिकली, तो ये भी थोड़ा क्लीनिंग पर्पज में आता है। हाँ, ऑप्शन डी में देखें, स्टेरलाइजिंग अ नीडल बिफोर ड्रेनिंग ब्लड। हाँ, अगर आपको याद हो कि हमारा जो ब्लड की ट्रेनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ नीडल्स, सिरिंज के जरिए से, तो हमारी बॉडी के अंदर सिरिंज की नीडल जाती है। तो अगर उसकी टर्मिनल पे कोई इन्फेक्शन, कोई पैथोजेंस हैं, तो वो डायरेक्टली जा सकते हैं। तो उसको डिसइंफेक्टेंट करने से पहले सबसे ज्यादा सूटेबल जो आंसर बनता है वो यही बनता है कि अल्कोहल यूज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, इन कॉन्ट्रास्ट टू अल्कोहल फिनोल आर। अच्छा, यहाँ कंपेरेटिव हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है अल्कोहल का फिनोल्स के साथ। लेक्स के जो फिनोल्स होते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है लेक्स टॉक्सिक दे रहा है, लेस एसिडिक दे रहा है, यूज्ड इन बेवरेजेस, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, अगर हमें याद हो कि फिनोल जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। यूज इन बेवरेजेस, वो तो अल्कोहल यूज होता है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। हाँ, अब अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की बात करें कि क्या हमने कुछ ऐसा स्टडी किया है जिसमें हम ये बात करें कि हमारा फिनोल्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं या लेस टॉक्सिक, इनका ज़्यादा इतना टॉक्सिसिटी से साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी की बात करें, क्योंकि इनके साथ एक बहुत लार्ज बेंजीन रिंग अटैच होता है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, तो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसीडर द गिवन रिएक्शन ऑफ कीटोन्स। हाँ, ये कीटोन्स का एक नेम रिएक्शन है जिसमें कीटोन की रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजीन यूज करते हुए, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें बेसिकली कीटोन को अल्केन में, बेसिकली यहाँ तो इन्होंने खैर बेंजीन की बात की है, अगर यहाँ बेंजीन ना होता, सिंपल कीटोन होता, तो भी वो अल्केन में ही चेंज होता। तो
कीटोन में अल्केन में चेंज करने का जो नेम रिएक्शन है उसको हम कहते हैं वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कंसिडर द गिवन क्लोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हमें याद हो, ये हमारा बेसिकली जो ऑप्शन टू है, ये मतलब जो स्ट्रक्चर टू है वो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन वन जो है वो हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। दोनों ही सिंपल शुगर होते हैं। अच्छा, और अगर हमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकें कि ये रिंग बनने से पहले जो हमारा अगर आपको याद हो कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में पाया जाता है और कीटोनिक ग्रुप जो है वो फ्रक्टोज में पाया जाता है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए हमारे में वन में मतलब हमें कीटोन ढूंढना होगा, तो कीटोन इसमें है और डी में है। और ऑप्शन यानी कि फिर जो दूसरे के लिए हमें एल्डिहाइड ढूंढना होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गिवन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन। ये एक कीटोन का रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन जो कि एक एडिशनल प्रोडक्ट है वो बन रही है। अच्छा, इसमें द न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक द कार्बोनिल कार्बन इन दिस रिएक्शन इज द। अच्छा, अगर हमें याद हो, ये बेसिकली बेस कैटलाइज रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन होता है। और हाइड्रोजन साइनाइड में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो H पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव होता है। तो बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो साइनाइड आयन है और साइनाइड आयन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अ, तो इस रिस्पेक्ट से हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की बात हो रही है। द एक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ओ एच आइन इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है या कि कैटलिस्ट का काम करता है। और H प्लस आइन इन द हाइड्रोनियम आइन, ये भी हमारा सेकंड स्टेप में हमारा जो है मीडियम के प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द कलरलेस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस दैट कंटेन अ कार्बोनल कार्बन एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग pressed wood products as well as preservation of biological specimen। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करते हैं फॉर्मलिन या जिसका हमारा आईयूपीएसी नेमिंग के रिस्पेक्ट से या कॉमन नेमिंग को आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से तो हम उसको मिथानॉल कहते हैं, लेकिन जो कॉमन नेम है हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, जो बेसिकली बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या है, द मेजर प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन व्हेन 1 मोल ऑफ इथेनॉल रिएक्ट रिवर्सिबली विद द 2 moles of ethanol in the presence of dry hydrogen chloride gas is। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये बात कर रहा है इथेनॉल। तो पहले हम जरा इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। वो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा इथेनॉल हो गया। और ये रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या होता है, C2H5OH। और ये हमारा जो मीडियम है वो HCl गैस का मीडियम है। अच्छा, आपको याद हो तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। इसमें इथेनॉल का ये जो ऑक्सीजन वाले पार्ट से ये जाके इस पे कार्बन के साथ अटैच होता है। और अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, इसका जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली ओ के साथ अटैच होता है। और ये हाइड्रोजन आसानी से कैसे हो जाता है, ये बेसिकली हमारा ये मीडियम। तो इनिशियली पहले स्टेप में हमारे पास जब 1 मोल इथेनॉल रिएक्ट करता है तो OH, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ लगेगा OC2H5। अच्छा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि हाँ हमें ये HCl का जो मीडियम है ये कैरी रखना पड़ता है। इसका फर्दर रिएक्शन भी HCl के साथ HCl की मौजूदगी में जब हम इथेनॉल से, या इसको मैं कहना चाहिए C2H5OH से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल होती है OC2H5OC2H5। अच्छा, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एसीटल।
और इसका कॉमन नेम यानी कि एसिटल कहते हैं, और ये सिंपल एडिशन रिएक्शन होता है इथेनॉल का एल्डिहाइड या कीटोन्स पे। तो इस रिस्पेक्ट से अगर आप देखें, जो हमारी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से यानी कि इन ऑप्शन में हमारा मैच हो रही है ऑप्शन डी है। ठीक है, बाकी सारे हमारे पास, जैसे ये C2H5 गलत है, इसके साथ OCH2H5 होना चाहिए था। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या कह रहा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दूं। ये हमारा, हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 में है, गिवन इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनल कंपाउंड। अच्छा, ये जनरल स्ट्रक्चर हमारा कार्बोनल कंपाउंड का मतलब यह है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। द कार्बोनल कंपाउंड ओनली शो आइडोफॉर्म रिएक्शन व्हेन R1 एंड R2। अच्छा, अगर मैं यहाँ R1 की जगह पर H लगा दूं, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और R2 की जगह CH3 लगा दूं, तो ये हमारा हो गया एसिड एल्डिहाइड। तो क्या ये एसिड एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम जब आइडोफॉर्म टेस्ट में देखते हैं, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर अटैच है डायरेक्टली, मतलब ये कार्बोनिल टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट की बहुत खास आइडेंटिफिकेशन है कि ये मिथाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, जिसको हम मिथाइल कार्बोनिल भी कह सकते हैं, जब ये दोनों साथ होंगे, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये आपका रिएक्शन देगा। इसके अलावा हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो टू ओल्स के साथ और इथेनॉल के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देता है, लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में यहाँ कहीं पर भी इन्होंने अल्कोहल की बात नहीं की, बल्कि हमारा क्वेश्चन ही सिवाय इसके अंदर कार्बोनल कार्बन के रिस्पेक्ट से था, तो कार्बोनल कार्बन सॉरी कार्बोनल कंपाउंड के रिस्पेक्ट से था, तो उसमें हम सिर्फ ये चीज देखते हैं कि CH3 और C डबल बॉन्ड O ये दोनों साथ होने चाहिए, तो फिर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, द गिवन डायग्राम शोज द इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट एज PQ R and S। अगर हम यहाँ देखें, P डायरेक्टली चेंज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, Q एक सिंगल कन्वर्जन P से Q में पहले हुआ है चेंज, फिर Q से कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसके बाद P R में चेंज हो रहा है, जो कि थोड़ी एक लॉन्ग कन्वर्जन के बाद है, और R की हाइड्रोलिसिस करना पड़ रही है, फिर जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है। और पी एस में भी चेंज हो सकता है। अच्छा, अगर आप पी के बारे में देखें, पी क्यू में भी चेंज हो सकता है, पी आर में भी हो सकता है, पी एस में भी। तो इसका मतलब है पी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव है, तो ये यकीनन हमारा असाइल क्लोराइड होगा। तो अगर हम इस रिस्पेक्ट से देखें ऑप्शंस में, इन ऑप्शंस में हमें पी में जो अमाइड की बात की जा रही है, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, असाइल क्लोराइड जो हमारा है ये हो सकता है ऑप्शन बी। अच्छा, तो हम अगर इसी को फॉलो करें ऑप्शन बी को, उसके बाद है क्यू। अच्छा, क्यू में हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो अगर हम देखते हैं कि क्या एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा जो है, अगर मैं क्यू की यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O आता है, फिर हमारे पास CH3 सॉरी C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो डायरेक्टली ये चेंज हो सकता है। तो इस रिस्पेक्ट से तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। इसको एक और दफा हम वेरीफाई कर देते हैं, ईस्टर। हाँ, ईस्टर, अगर आर ईस्टर है, ईस्टर किसे कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। और अगर आपको याद हो कि ईस्टर की हाइड्रोलिसिस से वो भी एसिडिक से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है, तो हमारा ऑप्शन बी ही बिल्कुल 100% फिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गिवन इज द reaction of N-propyl benzene with the alkaline KMnO4 followed by acidic hydrolysis। अच्छा, अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारा अल्काइल बेंजीन है, और अल्काइल ग्रुप में हमारे वैसे बेसिकली प्रोपाइल। तो इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो अल्कलाइन KMnO4, अगर आपको याद हो, KMnO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बेंजीन की साइड चेन के रिएक्शन का मतलब का रिएक्शन है।
तो अगर आपको याद हो कि साइड चेन पे जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीडेशन होकर डायरेक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, डायरेक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और उसकी पूरी की पूरी साइड चेन ही एक सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाती है। जो कंडीशंस हमें बता रही हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई इन द गिवन ऑप्शन इन द गिवन इक्वेशन। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, ये हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये एक हमारा नाइट्राइल है। अच्छा, इसकी क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है इन, और हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस है एसिडिक मीडियम में। तो याद रखें कि जब भी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में, जो हमें सबसे पहले ही मेन चीज मिलती है कि ये कंपाउंड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो अगर मैं सारे ऑप्शंस में देखूं, तो सारे के सारे ऑप्शन में सिवाय एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें आपको जो एक्स प्रोडक्ट है आपका, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जो इसका बाय प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है वो NH4Cl है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम यहाँ पर इसके साथ ही अमोनिया, वाई के तौर पे बेसिकली अमोनिया बनती है, और HCl तो हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं, वो HCl से रिएक्ट करके यानी कि अमोनिया HCl से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NH4Cl। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, डाइमर किसे कहते हैं, जिसमें दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो लाइंस हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। अच्छा, क्या ये हमारा मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको यहाँ से सेपरेट करूँ, तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है? तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, ये CH3COO एक आयन हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको भी अगर मैं सेपरेट करता हूँ, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन यानी कि मॉलिक्यूल नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूँ, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में हमारे पास अगर मैं सेपरेट करता हूँ ये चीज, और इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ ओ ने तीन तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी, और ओ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी को चेक करूँ, ऑप्शन डी में मुझे कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या, ये जो मैंने आपके सामने सर्किल किया है, मतलब ये जो पार्ट है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, ये पूरा। अब ये जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स आपको बीच में नजर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये दोनों साइड से ये एक रिंग बना लेता है, जिसको डायमर कहते हैं। और इसकी वजह से इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाते हैं। खैर, हमने तो यहाँ पर डायमर का जो स्ट्रक्चर था उसको आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, द टू मॉलिक्यूल ऑफ sorry 2 moles of Grignard reagent are used to convert the ether into tertiary alcohol. If 1 mole of Grignard reagent is added, then the product is formed. अगर आपको याद हो कि जो हमारा RMgX, जिसको ग्रिग्नार्ड reagent है, ये इनिशियली जब ईस्टर से रिएक्ट करता है, तो इनिशियली ये कीटोन्स में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर इसका इसी कीटोन का RMgX से रिएक्शन जब होता है, तो हमारे पास हमें थर्ड डिग्री अल्कोहल हासिल होता है। तो जो इस रिस्पेक्ट से इन्होंने सिर्फ एक मोल की बात की, तो हमारा जहां पर भी कीटोन होगा वो रिएक्शन, वो आंसर होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। अच्छा, अब मोस्ट एसिडिक का या एसिडिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा है। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें तीन क्लोरीन एटम जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। और ये हमारे अल्फा कार्बन पे, वो कैसे, मैं जरा इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि ये तीन फ्लोरीन हमारे इस तरह से अटैच हैं, और इस ये जो कार्बन है, ये जो हमारे पास, ये तो मेन कार्बन, ये तो मेल हमारा ग्रुप हो गया। इसके साथ जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिसको यानी कि फ्लोरीन कहते हैं, लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से एसिडिटी बढ़ जाएगी।
लेकिन ऑप्शन बी में अगर आप देखें, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सिर्फ हाइड्रोजन है लगे हुए। और सी में दो फ्लोरीन लगे हुए हैं और डी में एक लगा हुआ है। तो इन्होंने मोस्ट एसिडिक की बात कही है, तो और इसमें ऑप्शन ए में ही सिर्फ तीन फ्लोरीन लगे हुए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47। द डाई दैट was prepared for the first time on the fabric by reaction of diazoxide p nitroaniline with p naphthol was। अच्छा, ये हमारा एक डायazonium सॉल्ट, जब हम पी नाइट्रोएनालिन के साथ बनाते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हमने डाइस के बारे में पढ़ा है तो बेसिकली बिस्मार्क ब्राउन ये एजोडाई नहीं है, मिथाइल ऑरेंज हमारी एजोडाई है। अच्छा, इंडिको ब्लू नहीं है, पैरा रेड, यस ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये हमारी एजोडाई है और जो फर्स्ट टाइम बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड टू ऑब्टेन पेट्रोल। अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो टॉप मोस्ट होता है वो पेट्रोलियम गैसेस होते हैं, उसके बाद हमारा गैसोलीन होता है जो कि एज अ पेट्रोल का आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, द गिवन इक्वेशन शो द पेट्रोकेमिकल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अच्छा, तो अगर आपको याद हो कि ये एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये सारे आपस में कंबाइन होके एक लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये एक पॉलीमराइजेशन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स इन शोन इन द गिवन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अच्छा, मोनोमर ये हमारा क्या है, अच्छा इस ग्रुप को जिसको मैंने सर्कल किया इसको हम विनाइल कहते हैं, लेकिन ये जो है ये बेंजीन है। तो इसका एक स्पेसिफिक नेम है कि जब बेंजीन रिंग विनाइल के साथ हो तो इसको स्टाइरीन कहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्लास ऑफ डाई हैज द फॉलोइंग फीचर्स। हमारे पास क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं लास्ट क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है, इट हैज नो नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स द फैब्रिक, इट इज अप्लाइड टू फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन डाई एंड द फैब्रिक। ये भी हमारा एक डाई की एक फीचर्स हैं, जिसमें खास तौर पे ये जो ये उस डाई की बात हो रही है जब हम वूल के ऊपर बात करते हैं कि वूल एक स्पेसिफिक मटेरियल ऐसा होता है जिसपे इस टाइप की डाई यूज होती है कि जो डायरेक्टली फैब्रिक के साथ अटैच नहीं होती, इसको हमें एक सॉल्ट की हेल्प में हो। तो ऑप्शन ए हमारा 50 में करेक्ट आंसर है।